हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति राम एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नेट एक्सप्रेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस करेंगे कोस्ट काउंटिंग के एमसीक्यूज़ की। माय डियर फ्रेंड्स, आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का सेशन कोस्ट काउंटिंग का फर्स्ट सेशन है। इससे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ किए थे और इसकी सीरीज स्टार्ट की थी। वो ऑलमोस्ट एंड हो गई है। साथ साथ उसकी भी प्रैक्टिस करते रहेंगे और एमसीक्यूज़ लेकर आएंगे। लेकिन अब हमने स्टार्ट की है कोस्ट काउंटिंग की, और इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सभी को प्रैक्टिस करेंगे। और साथ साथ एमसीक्यूज के साथ साथ ही हम कोशिश करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते हुए चलें। ठीक है, हमारा एम यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज की, सो दैट जो हमारे अपकमिंग टीचिंग एग्जाम है उसमें हम अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट दे पाएँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी तैयारी कर रहे हो किसी टीचिंग एग्जाम की, देखिए कोस्ट काउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ केवल टीचिंग एग्जाम से ही रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा भी अगर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम होता है या फिर जैसे सेबी के ग्रेड ए का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर भी कोस्ट काउंटिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोस्ट काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर कोस्ट काउंटिंग के एमसीक्यूज आते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़कर बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर कोस्ट कंट्रोल। कहता है डैश अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन किसकी? कोस्ट कंट्रोल की। कोस्ट कंट्रोल है वो किससे रिलेटेड है? वो है कोस्ट काउंट से रिलेटेड। और जो कोस्ट अकाउंटिंग है वो एक्चुअली एक तरह का एक फॉर्म है मैनेजरल अकाउंटिंग का। इसमें एम होता है टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको डिटरमाइन, उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करने का ही एम होता है किसका? मैनेजर का। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक तरह से जो हमारी कॉस्ट काउंटिंग है वो डिटेल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन देती है मैनेजमेंट को, जिसको जिसको ज़रूरत है अपने ऑपरेशंस, जो हमारे करंट में ऑपरेशन चल रहे हैं उनको प्लान करने की और साथ में फ्यूचर को प्लान करने की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा कोस्ट काउंटिंग है वो कितने टाइप की होती है। इसमें स्टैंडर्ड कोस्टिंग आती है, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग आती है, और मैनेजरल कोस्टिंग भी आती है, लीन कोस्टिंग आती है। उनको वन बाय स्टेप हम जैसे जैसे एमसीक्यूज आते रहेंगे हम उनको करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, डैश इज वन विच कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद एंड चार्ज टू अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कॉस्ट। कहता है इनमें से कौन सी ऐसी कोस्ट है वो काफ़ी कन्वीनियंटली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और चार्ज भी कर सकते हैं पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कॉस्ट से। क्या वो डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट है, या फिर नन ऑफ दिस। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट जो मतलब प्रोडक्शन में जिनका एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट होता है, चाहे वो लेबर हो या फिर हमारी रॉ मटेरियल हो, उस कॉस्ट को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम उसको पर्टिकुलर चार्ज भी कर सकते हैं पर यूनिट कॉस्ट से। नेक्स्ट पे चलें। 38, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट आर। कह रहा है इनमें से कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट है वो क्या होते हैं? क्या वो सेम होते हैं? नोट द सेम, सेम नहीं होते, नोट रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं होते। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको कन्फ्यूज़न होता है कि कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट सेम चीज़ होती है, लेकिन दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। कॉस्ट सेंटर एक तरह से रेस्पॉन्सिबल सेंटर होता है, एक लोकेशन कह सकते हैं, एक डिपार्टमेंट कह सकते हैं कॉस्ट सेंटर, जिसका काम क्या होता है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना। वो रेस्पॉन्सिबल होता है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। और कॉस्ट यूनिट क्या होती है भाई? कॉस्ट यूनिट एक होती है मेजरेबल यूनिट। ठीक है, किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की आप कॉस्ट को मेजर कर पाओ। जैसे कि आप एक कह सकते हो कि भाई 1 kg या फिर 1 लीटर। ओके, तो इस तरह से जो यूनिट होती है वो एक कॉस्ट यूनिट होती है। ठीक है, सो दैट जो है ये एक दूसरे से मतलब दोनों चीज़ें सेम नहीं है, रिलेटेड तो हैं बट सेम नहीं है। 39, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो पर यूनिट डैश विद राइज इन आउटपुट एंड डैश विद फॉल इन आउटपुट। देखो फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट एज ए हमारी एक्सपेंस ही होती है। एक तरह से देखा जाए तो ये क्या होती है? एक्सपेंस ही होती है जो हमें कंपनी है पे करती है। लाइक जैसे कि ऑफिस का रेंट है, कोई इंश्योरेंस है या सैलरी है, वो एक फिक्स्ड कॉस्ट है।
और उसको पे करती है, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है हमारी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और वो कह रहा है डैश विद फॉल इन आउटपुट, और इंक्रीज हो जाती है अगर आउटपुट फॉल हो जाए, क्योंकि अब हमारे पास खर्चे ज़्यादा हैं और हमारे पास आउटपुट कम है, और उस आउटपुट से ही तो आप इस फिक्स्ड कॉस्ट को बेयर करोगे, है ना। सो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 40, पीरियड कॉस्ट चार्ज टू, जो हमारे पीरियड कॉस्ट होते हैं किससे चार्ज होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, प्रोडक्ट से, पीरियड से, या फिर नन ऑफ दीज। तो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे पीरियड कॉस्ट क्या होती है, जो एक पर्टिकुलर पीरियड पे चार्ज की जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है या फिर आपका बिल्डिंग लोन है, सॉरी बिल्डिंग का रेंट है, वो आप पीरियडिकली पे करते हो ना, एक पर मंथ आपके पास आता है। ऐसा तो नहीं है कि आपको कभी भी मांग लिया जाएगा। जैसे आपने लोन ले रखा है, उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट आता है तो पर मंथ ही आप उसका जो 10,000 का मान लीजिए उसके पास आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो पर मंथ आप एक फिक्स डेट होती है उस पर आप पे कर देते हो, पीरियोडिक कॉस्ट होती है, ठीक है, जो पीरियोडिकली आती है। तो एक तरह से उसको चार्ज कैसे करेंगे, पीरियड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्टैंडर्ड कॉस्ट। हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, ये प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है, बजटेड कॉस्ट होती है, एक्चुअल कॉस्ट होती है, फिर नन ऑफ दीज। तो माय डिफरेंस, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है वो प्री डिटरमाइंड होती है, ठीक है, हम पहले से ही डिटरमाइन करके चलते हैं अपनी कॉस्ट को, और बाद में उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल कॉस्ट से, सो दैट हम अपनी कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। और बजटेड कॉस्ट क्या होती है, बजटेड कॉस्ट होती है कि आप पहले से फोरकास्ट कर लेते हो फ्यूचर एक्सपेंस को, मतलब एक तरह से तो बजटेड का मतलब तो यही, आप प्लान करके चल रहे हो, आप फोरकास्ट करते हो कि आने वाले टाइम में कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, है ना, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करते हो। तो बजटेड कॉस्ट क्या होगी, फोरकास्ट कर लेना कॉस्ट को फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो आपके सामने 42, डैश आर costs which have been applied against revenue of particular accounting period, मतलब जिसको डायरेक्टली हम चार्ज कर सकते हैं या फिर मैच कर सकते हैं रेवेन्यू के साथ, वो कौन सी कॉस्ट होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो हमारी रेवेन्यू है हम एक्चुअली किसके अगेंस्ट में उसको अप्लाई करते हैं, उसको हम करते हैं एक्सपेंसेस के, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट ही तो होते हैं ये। हमें अगर इनकम चाहिए तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस डिडक्ट कर देते हैं, हमारे पास इनकम आ जाती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 43, डैश इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी और एरिया और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड। कहता है वो कौन सा स्मॉलेस्ट सेगमेंट है एक्टिविटी का और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड। तो माय डिफरेंस, हमने ऊपर भी इस पर डिस्कस किया था कि एक तरह से जो कॉस्ट सेंटर होती है वो रिस्पॉन्सिबल सेंटर होता है, वो एक तरह से लोकेशन होती है, एक डिपार्टमेंट होती है। हो सकता है कि भाई वो क्या करेगा, जो कॉस्ट होता है उसको कंट्रोल करने का काम उसी का होता है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो आपके सामने 44, द प्राइमरी एम्फेसिस ऑफ डैश cost is on the planning function of management। देखो जब हम इसमें यहाँ पे देखो की पॉइंट क्या निकला है हमारा, प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक ऐसी हम प्राइमरी एम्फेसिस करते हैं, कौन करता है, कौन सी कॉस्ट करती है, प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को कुछ प्लान करना है, उस फंक्शन के लिए, उस प्लानिंग फंक्शन के लिए प्राइमरी कौन एम्फेसिस करता है, बजटेड, स्टैंडर्ड कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारी बजटेड कॉस्ट होती है वो एक्चुअली हेल्प करती है प्लानिंग में, मैनेजमेंट को प्लानिंग में, क्योंकि हम अपनी जो हमारा बजट है उसके बाहर तो नहीं जा सकते हैं, ठीक है, तो हम अपने बजट को देखकर ही आगे प्लान करते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, डैश कॉस्ट इज इरिकवरेबल कॉस्ट। इनमें से कौन सी कॉस्ट है जो इरिकवरेबल है, मार्जिन कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, संक कॉस्ट, या फिर नन ऑफ दीज। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट होती है, मान लीजिए आपकी जो फर्म है, आपकी कंपनी है, वो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, और
उसी के अकॉर्डिंग उसके पास मशीनरी है, उसी के अकॉर्डिंग उसके पास भाई उसने बिल्डिंग जो लेआउट है वो भी उसी के अकॉर्डिंग है, उसके पास लेबर भी उतना ही है कि वो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अब जो मैनेजर है या कंपनी का मालिक है वो क्या चाहता है कि भाई वो 100 नहीं 150 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो अब क्या होगा, अगर उसको 100 से 150 पर जाना है या फिर 100 से 101 पर ही जाना है, 101 पर ही जाना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी उसको। यस, मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा उसको लेबर की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उस एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए उसको खर्चा करना पड़ेगा। और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, लेकिन हमें तो ये क्या होते हैं, रिकवरेबल है। क्यों है, क्योंकि अगर वो प्रोड्यूस कर ली आपने तो उसको क्या करोगे आप, सोल्ड करोगे तो पैसा आएगा। तो ये वो नहीं है ऑप्शन, मतलब ये रॉन्ग है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट की। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कौन सी होती है, जो आपको मान लीजिए करंट पीरियड के अंदर आपको कैश की रिक्वायरमेंट है पेमेंट करने के लिए। जैसे कि आपको पेट्रोल भरवाना है गाड़ी के अंदर, ठीक है, कंपनी की गाड़ी, उसमें पेट्रोल कहीं जाने के लिए भी आपको पेट्रोल की ज़रूरत है, तो वो क्या है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है। आपको गैस डलवानी है या पार्किंग का खर्चा है, आपको एकदम से कहीं जा रहे हो और आपको पार्क करनी पड़ी गाड़ी और वहाँ पर आपने पार्किंग दी है, तो वो भी एक तरह से आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है और आप कैश में देते हो ये पेमेंट। ठीक है, और इसके बाद है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट कौन सी होती है, संक कॉस्ट होती है जब ऑलरेडी अकर हो चुकी है, ओके, और उसकी कोई पोटेंशियल नहीं है कि वो रिकवरी हो पाएगी। जैसे यहीं पे देख लीजिए, आपने पार्किंग दी है या फिर आपने कोई टैक्सी का रेंट दिया था या फिर आपने पेट्रोल भरवाया था, तो मतलब वो एक बार वो जो खर्चा हो चुका, ऑलरेडी हो चुका, क्या आप उसको रिकवर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। या फिर आप रेंट दिया है, मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जो ऑलरेडी आप अकर कर चुके हो और दोबारा से रिकवर नहीं हो सकता, वो क्या होता है आपका संक कॉस्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, संक कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 46, डैश इज द वैल्यू ऑफ अ बेनिफिट व्हेन नो एक्चुअल कॉस्ट इज इनकर्ड। वो कहता है ऐसी कौन सी वैल्यू बेनिफिट जहां पर एक्चुअल में कॉस्ट इनकर्ड हुई नहीं, उसको कौन सी कहते हैं, संक कॉस्ट का आपको पता है, जो ऑलरेडी इसमें तो ये है कि यहाँ पे तो है कि एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड हुई नहीं, नो एक्चुअल कॉस्ट इज इनकर्ड, लेकिन संक कॉस्ट में तो हम करते हैं ना, अक्कर करते हैं। लेकिन जो हमारी इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है वो क्या होती है, जो होती है हिडन होती है, एक तरह से क्या होती है, हिडन कॉस्ट होती है। उसको एक्चुअली तो उसका एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, मतलब उसको आप किसी भी फाइनेंशियल बुक में आप शो नहीं करोगे कि आपका कोई कॉस्ट हुई है, मतलब कह सकते हैं रिसोर्स को गिव अप कर दिया। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई बिल्डिंग थी और आपने उसको रेंट पे दे रखा था। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं उसको ऑफिस ओपन कर लूँ, तो एक तरह से आपने उस जो आपको रेंट आ रहा था वो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि आपने उसको ऑफिस ओपन कर लिया। तो इस तरह से कह सकते हैं आपने कुछ रिसोर्स गिव अप किया है और वो एक बेनिफिट था, एक वैल्यू थी जो आपको अब इनकर नहीं होगी, अब वो आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, आपने उसको गिव अप कर दिया। ओके, ये आपकी इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 47, डैश इज द कॉस्ट विच इन्वॉल्व्स पेमेंट टू आउटसाइडर। वो कौन सी कॉस्ट होती है जो हम आउटसाइडर को पे करते हैं, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट या नन ऑफ दीज। देखिए आप बात करते हैं नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट का क्या होती है, एक तरह से इमेजिनरी कॉस्ट होती है कि भाई हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है 10 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आप कॉस्ट को कंट्रोल करोगे। अगर आपके 10 ही आ जाती है तो एक तरह से आपका जो इमेजिनरी कॉस्ट थी वो एक्चुअल हो गई ना, तो वो क्या होती है, नोशनल कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट मैंने बता दी। इसके बाद है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट ही ऐसी होती है जिसमें हम कॉस्ट इन्वॉल्व होती है पेमेंट टू आउटसाइडर। मान लीजिए आपको पार्किंग देनी है, तो आप एट ए टाइम पे करंट पीरियड में आप पार्किंग का खर्चा देते हो। ठीक है, तो क्या होती है, आउटसाइडर को दे रहे हो, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 48, डैश इज द मैक्सिमम possible alternative earning that might have been earned if productive capacity is put to some alternative use। देखिए इसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, हमें पता है कि भाई प्रोडक्टिव एक्टिविटी है और ये वाली भी है, लेकिन इन दोनों में से एक को आपने चूज करना है और एक को आपने रिजेक्ट करना है। तो जो आपकी फोरगोन होगी वो आपकी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है,
एक तरह से अपॉर्चुनिटी होगी कि आपको मैक्सिमम, वो उससे भी सेम ही मैक्सिमम पॉसिबल ऑल्टरनेटिव था अर्निंग का, लेकिन आप उसको फोरगोन कर चुके हो। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। 49, एन आइटम ऑफ कोस्ट दैट इज डायरेक्ट फॉर वन बिजनेस मे बी डैश फॉर अनदर बिजनेस। कहता है एक ऐसी कोस्ट किसी बिजनेस के लिए डायरेक्ट हो सकती है और किसी अदर बिजनेस के लिए क्या हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या फिर नन ऑफ दिस। तो माय डियर फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट। ये जो हमारी डायरेक्ट होती क्या होती है? जो भाई उसमें मटेरियल जो लगा, देखिए जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है एक्चुअली वो डिपेंड करता है हमारे नेचर ऑफ बिजनेस पे, ठीक है। तो हमारी हो सकता है जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है वो किसी दूसरे बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 50, द टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज। जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो उनका टोटल होता है, उसको क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट, वर्क, प्रोडक्शन या फिर बोथ, ए एंड बी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर आपने कॉस्ट शीट को पढ़ा है, आने वाले क्वेश्चन में हम वो करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी कॉस्ट शीट से रिलेटेड आएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारी प्राइम कॉस्ट जो होती है उसके अंदर हम क्या लेते हैं? जो हमारे डायरेक्ट मटेरियल और लेबर होती है, डायरेक्ट जो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए अंदर जो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन में, वो क्या होती है? हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, और उसी को ही हम क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल आते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने 51, डैश कॉस्ट आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल इन रिलेशन टू आउटपुट। इसमें से कह रहा है कि वो कौन सी कॉस्ट है पार्टली फिक्स्ड है और पार्टली वेरिएबल है, उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल या फिर बोथ, ए एंड बी। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं? सेमी वेरिएबल। काफ़ी लड्डू क्वेश्चन था, आप इजीली इसका आंसर दे सकते थे। 52, एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? एडवांटेज फॉरगोन, द कॉस्ट, द इनकम या नन ऑफ द अबव। तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया था कि अपॉर्चुनिटी क्या होती है? एक ऑल्टरनेट को जिससे एडवांटेज मिलना था हमें, उसको हमने फोरगोन कर दिया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। 53, वर्क कॉस्ट इज टोटल ऑफ। जो हमारी वर्क कॉस्ट होती है वो किसका टोटल होती है? देखिए जो हमारी वर्क कॉस्ट होती है वो हमारे, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी प्राइम कॉस्ट होती है उसको, और साथ में जो फैक्ट्री के ओवरहेड होते हैं उनका टोटल होती है वर्क कॉस्ट, ठीक है। वर्क कॉस्ट क्या होती है? हमारी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या और डायरेक्ट जो चार्जेबल एक्सपेंसेस होते हैं, जो वर्क में वर्क एक्सपेंसेस जिनके बिना वो परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती थी, वो एक्चुअली जो आउटपुट प्रोडक्ट का निकला उसमें तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो आउटपुट तब तक नहीं होता जब तक ये वाले खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड नहीं किए जाते, तब तक वो पॉसिबल नहीं था। तो वर्क कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट और जो हमारे ओवरहेड होते हैं फैक्ट्री के, उन दोनों को मिलकर होती है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट आपके सामने 54, एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डज नॉट इन्वॉल्व। कह रहा है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या इन्वॉल्व नहीं करती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में देखिए डायरेक्ट कॉस्ट भी होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती है, लेकिन जो हमारा कैश आउटलेज है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। कैश आउटलेज का मतलब है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करना, आपने कोई इक्विपमेंट खरीद लिया, वो क्या होगा? कैश आउटले हो गया। तो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो वो होती है जो हमने फोरगोन कर दी, लेकिन यहाँ पे तो आपने कुछ खरीदा है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? मैंने नोट का पूछा था, तो राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट आपके सामने 55, वेरिएबल कॉस्ट्स चेंज डैश विद चेंज इन आउटपुट। जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है चेंज होती हैं हमारी आउटपुट के साथ, किस रेशियो में? प्रोपोर्शनेटली, इनवर्सली, डिसप्रोपोर्शनेटली या समटाइम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट लाइक हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, बिस्किट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हमारा वेरिएबल है। अगर हम 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? वेरिएबल्स लाइक रॉ मटेरियल है, लेबर, उसी के अकॉर्डिंग चाहिए। अगर हमने 500 यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो इनपुट है, उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, है ना। तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है हमारी आउटपुट के, डिपेंड करता है कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, उसी के अकॉर्डिंग हमारी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डैश विद द इंक्रीज इन आउटपुट। जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है क्या होता है जब
आउटपुट इंक्रीज होती है। फिक्स्ड कोस्ट जो होती है वो तो हमेशा फिक्स होती है। उससे तो हमें, अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा उससे हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी। पर यूनिट की बात कर रहे हैं, पर यूनिट डिक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज डैश एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड, वेरिएबल, एडजस्टेबल, सेमी वेरिएबल। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है वो सेमी वेरिएबल होता है। कैसे होता है? डेप्रिसिएशन है, हम लोग देखो इसमें एक स्ट्रेट लाइन मेथड भी हो सकता है या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी हो सकता है। तो हम इसको सेमी वेरिएबल इसलिए कह रहे हैं, कई कई जगह पे ऐसे होता है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ किया जाता है डेप्रिसिएशन के लिए, तो उसके लिए तो सेमी वेरिएबल आपको पता चल गया कैसे होगा। लेकिन कई जगह पे जो डेप्रिसिएशन होता है मशीन की पर आवर की, एक मशीन पर डे कितना काम करती है, पर मंथ कितना काम करती है, उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? डी। 58, आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट इनवॉल्व्स पेमेंट टू, जो हमारी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होती है किसको पेमेंट दी जाती है? आउटसाइडर को, सेल्फ को, एम्प्लॉयज़ को, या फिर नन ऑफ द अबाउ। तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का मतलब है हम आउटसाइडर्स को पेमेंट कर रहे हैं। ओके। 59, एडिड वैल्यू इज द चेंज इन, अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर उसके अंदर उसकी वैल्यू को उसको ऐड कर दिया जाए, उसकी वैल्यू के अंदर कुछ ऐड कर दिया जाए तो किस में चेंज हो? उसकी मार्केट वैल्यू में, कॉस्ट में, इनकम में, या नन ऑफ अबव। हम यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं। एडिड वैल्यू, अगर किसी चीज़ के अंदर वैल्यू ऐड हो जाती है तो उसका मार्केट वैल्यू है वो भी चेंज हो जाता है। ओके। एक ही आटे से, वो जो आटा था जो 10 रुपीज़ किलो मिल रहा था हमें, या 15 रुपीज़ किलो मिल रहा था, उससे आटा नूडल भी बन रहे हैं और आपके बिस्किट मिल रहे हैं, और उनकी सबकी कीमत भी अलग अलग हो रही है। तो इससे कह सकते हैं कि उनकी मार्केट वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 60, डैश काउंटिंग इज नॉट ओनली अ पॉजिटिव साइंस बट ऑल्सो अ नॉर्मेटिव साइंस बिकॉज इट इंक्लूड्स टेक्निक ऑफ बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारी बजटरी कंट्रोल है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो किस में आती है? फाइनेंशियल में आती है, कॉस्ट में आती है, बोथ में आती है। तो कॉस्ट में क्या आती है? बजटरी कंट्रोल भी करती है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 61, मटीरियल कंट्रोल डज नॉट कवर द फॉलोइंग स्टेज। जो हमारा मटीरियल कंट्रोल हम करते हैं, मटीरियल कंट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कॉस्टिंग में। कि देखो, एक कोई भी कंपनी होती है, कोई फर्म होती है, वो क्या चाहती है? उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम से कम आए, सो दैट वो थोड़े से उसको जो मार्जिन मिले, क्योंकि भाई उसकी एक कीमत भी तो रखेगा, सेलिंग प्राइस भी रखेगा। तो वो क्या चाहता है? जो मार्जिन वो मैक्सिमम रहे। मान लीजिए कोई चीज़ 5 रुपये की बन रही है, वो चाहेगा उसको 10 रुपये में बेचे। अगर वो बन ही रही है 9 रुपये में और 10 रुपये में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट कम होगा। तो वो चाहता है अगर मार्केट में उसकी कॉस्ट है वो डाउन रखी उस प्रोडक्ट की, तो क्या रहेगा? उसको बेनिफिट मिलेगा। तो उसके लिए वो क्या करता है? मटेरियल को कंट्रोल करता है। तो कहता कौन सा है जो इन्वॉल्व नहीं, मतलब मटेरियल को कंट्रोल नहीं करता, कौन सी स्टेज में नहीं होती? परचेज मटेरियल, स्टोरिंग मटेरियल, इश्यू मटेरियल, प्रोडक्शन। तो माय डियर फ्रेंड्स देखो, परचेजिंग में मटेरियल को जब परचेज कर रहे हैं तो उसमें मटेरियल कंट्रोल हो सकता है बिल्कुल। जब हम स्टोर कर रहे हैं, स्टोर में कितना हमें मटेरियल रखना है वहाँ पे भी कंट्रोल हो सकता है। कितना मटेरियल हमें इश्यू करना है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, वहाँ पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन प्रोडक्शन में कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक कंपनी है 100 यूनिट बना रही है, वो कहे कि हमें आज मटेरियल कंट्रोल करना है, चलो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम प्रोडक्शन को लेकर मटेरियल को कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलें। 62, मटेरियल कंट्रोल एम्स एट अचीविंग इफेक्टिव। हम मटेरियल कंट्रोल क्यों करते हैं वो पूछ रहा है। मटेरियल मैनेजमेंट के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल के, मटेरियल सप्लाई के लिए। तो मटेरियल कंट्रोल का एम यही होता है कि हम अपने मटेरियल को मैनेज करके चलते हैं, सो दैट कि हमारे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो भी कम रहेगी। प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कैसे रहेगी? अगर मटेरियल कितना इश्यू करना है, और हमारे मटेरियल का मिसयूज़ भी नहीं होना चाहिए, मटेरियल का वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कई बार ऐसा ना, इतना मटेरियल हम अपने स्टोर में रख लें कि वो बाद में ख़राब ही हो जाए। तो इस तरह से वो क्या करते हैं? मटेरियल को कंट्रोल करते हैं। किसके लिए? मटेरियल मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। 63, स्टोर लेजर इज मेंटेन्ड इन द, जो हमारी स्टोर लेजर है
कहाँ मेंटेन की जाती है। देखिए जैसे हम आपको पता है ना, जैसे हम अपनी अकाउंटिंग लेज़र बनाते थे अकाउंटिंग में, ठीक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लेज़र बनाते थे, ऐसे ही कोस्ट अकाउंटिंग में स्टोर लेज़र बनती है, ठीक है। और कौन बनाता है उसको? कोस्टिंग अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाता है। एक तरह जो स्टोर लेज़र है, स्टोर लेज़र क्या होती है? एक तरह से इन्वेंट्री बुक होती है, या यू कैन से कि एक फाइल होती है, और इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेंट्री होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक होते हैं, उसको मेंटेन रखा जाता है कि कितनी क्वांटिटी है, कितनी सप्लाईज हो रही हैं, ठीक है। एक तरह से प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए स्टोर लेज़र मेंटेन किया जाता है, और इसको कौन करता है? कोस्ट काउंटिंग डिपार्टमेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं जो आपके सामने है 64। स्टॉक वेरिफिकेशन शीट आर मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ। जो स्टॉक वेरिफिकेशन शीट होती है वो क्या मेंटेन करती है? फिजिकल वेरिफिकेशन, फाइनेंशियल वेरिफिकेशन या क्वालिटी कंट्रोल। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये करती है फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? फिजिकल वेरिफिकेशन, मान लीजिए आपने स्टॉक बना रखे, एक स्टोर कीपर है, स्टोर को मेंटेन कर रहा है वो, ठीक है। अब स्टॉक वेरिफिकेशन कैसे होगा? फिजिकली वेरिफिकेशन, मान लीजिए आपके पास कितना माल पड़ा है उसको काउंट करोगे आप, ठीक है, या फिर उसको मेजरमेंट भी करोगे, उसका कितना वेट है, ठीक है। तो एक तरह से उसको वेरीफाई कर लेना। मान लीजिए आपने एक, जैसे वो हमारा जो होता है ना बड़ा, जिसमें वो स्टोर होकर आता है, भाई एक 100 रुपये का 100 kg का पैकेट आया है, तो एटलीस्ट उसको मेज़र करके रखना पड़ेगा ना कि भाई इसमें 100 का अगर हमने बाहर से मंगवाया तो इसके अंदर 100 kg है भी या नहीं है, या हो सकता है उसमें से 50 निकल गया हो उसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो 50 अभी हमारे पास है या नहीं है। तो एक तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन कौन करता है? स्टॉक वेरिफिकेशन शीट में वेरीफाई किस लिए मेंटेन की जाती है? फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। चलिए 65। स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट इज डेबिटेड विद एंड क्रेडिटेड विद। जो हमारा स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट होता है वो किससे डेबिट होता है और किससे क्रेडिट होता है, ये बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो डेबिट होगा वो होगा शॉर्टेज ऑफ स्टॉक से। जो अगर हमारे पास, क्योंकि हमें स्टॉक मंगवाना पड़ेगा, स्टॉक हमारे पास शॉर्ट है प्रोडक्शन के लिए, तो डेबिट कर देंगे शॉर्टेज ऑफ स्टॉक को। अगर हमारे पास काफ़ी रखा हुआ है, अगर हमारे पास सरप्लस में है, तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट पे देखिए, बिन कार्ड इज रिकॉर्ड ऑफ ओनली। जो हमारा बिन कार्ड होता है वो क्या रिकॉर्ड करता है? कॉस्ट को, वैल्यू को, क्वांटिटी को, या एक्सपेंस को? तो माय डियर फ्रेंड्स, जो बिन कार्ड होता है वो क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है। अब ये जो होता क्या है, बिन कार्ड, जो स्टोर कीपर होता है, एक बिन कार्ड, कुछ कई बार ऐसा होता है कि हमारा रिटर्न भी हो जाता है, तो उसको पूरा स्टेटस उसको मेंटेन करने का, क्वांटिटी में मेंटेन करने का काम किसका होता है? बिन कार्ड का। और ये कौन करता है? स्टोर कीपर। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने, बिन कार्ड इज मेंटेन्ड बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ही था आपके सामने, तो मैंने जैसे आपको बता दिया, स्टोर कीपर बिन कार्ड मेंटेन करता है, उसमें पूरा स्टेटस होता है इन्वेंट्री का कि कितना ट्रांसफ़र हुआ है, कितना हमने इशू किया है, कितना हमारा बाहर से आया है, उसकी इवन रिसिप्ट, मतलब एक तरह से कह सकते हो जो इंडिविजुअल गुड होते हैं उनकी पूरी स्टेटस को रखता है कौन? स्टोर कीपर बिन कार्ड में मेंटेन रखता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 68। मटीरियल एब्स्ट्रैक्ट इज ऑल्सो नोन एज। जो हमारा मटीरियल एब्स्ट्रैक्ट होता है उसका नाम और दूसरा क्या हो सकता है? क्या है? मटीरियल इशू एनालिसिस शीट, बिल ऑफ मटीरियल, स्टोर लेजर, या नन ऑफ अबव। तो माय डियर फ्रेंड, जो मटीरियल एब्स्ट्रैक्ट होता है वो मटीरियल इशू एनालिसिस शीट होती है। मटीरियल इशू एनालिसिस शीट का मतलब क्या है? एक ऐसी शीट जिसमें एनालाइज कर सकते हैं हम, उसके अंदर इन्वेंट्री का पूरा एक तरह से ब्यौरा होता है, एक तरह से डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है मटेरियल की, कि भाई कितना हमने मटेरियल है एक पर्टिकुलर जॉब के ऊपर बार बार ट्रांसफ़र किया है, उसको एक ही पर्टिकुलर टाइम में एक ही पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए एक आइटम को कितनी बार मटेरियल वहाँ पे इशू हुआ, और या फिर रिटर्न कितना आया, ठीक है, उसको पूरी से रिकॉर्ड करने के लिए मटेरियल इशू एनालिसिस शीट होती है। तो क्या होता है, एट द एंड वो एनालाइज कर सकते हैं कि भाई एक एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितने मटेरियल की ज़रूरत होगी, ओके, या फिर कहीं वेस्टेज तो नहीं हुआ, या फिर कहीं इसकी वजह से कॉस्ट, मतलब कॉस्ट को भी एनालाइज कर पाएंगे। तो एक तरह से एनालिसिस शीट होती है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 69।
मटीरियल शुड बी इशूड बाय द स्टोर कीपर। वो कह रहा है जो हमारा मटीरियल है स्टोर में जो रखा होता है वो इशू किया जाना चाहिए स्टोर कीपर अगेंस्ट, क्यों, मटीरियल रिक्विजिशन, बिल ऑफ मटीरियल, सी बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एक पर्टिकुलर मटीरियल जो हमारा होता है उसको मेंटेन रखने के लिए एक स्टोर कीपर को हायर किया जाता है या रखा जाता है कि भाई उसका काम होता है कि मटेरियल, क्योंकि मटेरियल को मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है क्योंकि उससे हमारी कॉस्ट वेरी हो सकती है। तो एक तरह से रिक्विजिशन का मतलब यहाँ पे एक स्टोर कीपर को अथॉरिटी मिल जाती है। ओके, वो बिना किसी ऐसा नहीं कि कोई भी उठा ले गया, ठीक, उसका कोई भी पता ही नहीं चला माल कहाँ गया, ठीक है। सो दैट जो स्टोर कीपर होता है उस केवल वही होता है जो मटेरियल को इशू करता है, उसी के पास अथॉरिटी होती है, ठीक है, मटेरियल को इशू करने की। मटेरियल साथ में बिल ऑफ मटेरियल भी उसके पास होता है, उसी पर ही वो इशू करता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ वैल्यूइंग मटेरियल इश्यूज इज सुटेबल इन द टाइम ऑफ। ये बात है हमारी फीफो की। आगे हम इसको नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी इनमें हम कंप्लीटली इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। फीफो एक ऐसा मेथड है जिस एक तरह से इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड है ये। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कब यूज किया जाता है, किसके लिए, मटेरियल इशू के लिए, राइजिंग प्राइस, फॉलिंग प्राइस, फ्लक्चुएटिंग प्राइस, या फिर नन ऑफ दीज। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये एक तरह से इन्वेंट्री जो होती है, एक मटेरियल जो होता है ये एक्चुअली होता किसके लिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिनका एक्सपायर होने का डर होता है, जैसे कि हमारे दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, या फिर हमारी जो कॉस्मेटिक होती है, या फिर फूड आइटम होता है, उनको हम क्या करते हैं, जैसे वो फर्स्ट आते हैं उन्हीं को ही पहले निकालते हैं, ठीक है, कहीं वो एक्सपायर ना हो जाए। तो वो कह रहा है कि जब कौन सा सूटेबल टाइम कौन सा होता है ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, तो कह रहा है फॉलिंग प्राइस जब फॉल होता है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, फीफो का। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया प्लीज़ लाइक इट, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ाना डेली बेसिस पर आपको इसी तरह से MCQs की प्रैक्टिस कराते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, गुड लक, गुड बाय।